लास्ट क्लास में अच्छा मैंने एक टास्क दिया था, तो काफ़ी लोगों ने बहुत अच्छा किया टास्क। बट ये है कि काफ़ी लोगों के कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे थे एक्चुअली। पता है आइडिया क्या है? जिन लोगों को इस बारे में आइडिया है ना ऑलरेडी, तो उनके लिए ये चीज़ काफ़ी जो है ना इजी थी, ठीक है, क्योंकि ये काफ़ी इजी टास्क था। बट कुछ लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल बिगिनर लेवल पे हैं, तो उनके लिए ये चीज़ बनाना अभी के लिए थोड़ा सा टफ हो रहा था। ठीक है। जो सबसे प्रॉब्लम बड़ी मैंने देखी है ना उनके लिए, तो उनको ना बेसिकली स्ट्रक्चर ही नहीं समझ आ रहा कि हम वेबसाइट को स्ट्रक्चर किस तरह से करें। ठीक है। उनको पता ही नहीं है बेसिक स्ट्रक्चर है क्या। ठीक है। जो मैंने टास्क दिया था ना, उसमें था कुछ इस तरह से कि सबसे पहले हमारे पास ऊपर ये नैव बार था। मैंने ये वॉइस में वैसे समझाया था। तो इस तरह से ये ऊपर हमारा नैव बार है। नैव बार के बाद हमारा ये एक ऐसे समझ लें कि एक कंटेनर है। ठीक है। इसके दरमियान स्पेस नहीं है, ये वैसे ही मैंने मेरे से स्पेस आ गई। ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये जो हमारा कंटेनर है, इसके अंदर हमारे पास, इसके अंदर ये सबसे पहले यहाँ पर हम एक कंटेनर बनाएंगे दूसरा, जिसके अंदर हमारी एक हेडिंग थी, एक पैराग्राफ था और एक बटन था। और उसके साथ साथ यहाँ पर हमारी एक इमेज थी। ठीक है। तो ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर था। ये जो ऊपर नैव बार था ना, अब यहाँ पे नैव बार के अंदर ये हमारा आएगा, आपका नाम कह सकते हैं, या कोई भी आप यहाँ पर हेडिंग एक दे सकते हैं, लोगो टाइप कह सकते हैं कि यहाँ पर एक लोगो आएगा। और यहाँ पर हमारा आएगा मेन्यू। ठीक है। होम, अबाउट, सर्विसेज, वो सारी चीजें यहाँ पर आ जाएंगी। ठीक है। अच्छा, तो ये इस तरह से हमने डिजाइन करना था। अब मैंने एक अभी मुझे तकरीबन को 4-5 बजे एक स्टूडेंट ने मुझे टास्क भेजा। तो उसने क्या किया हुआ था, एक डिव बनाया और उस डिव के अंदर ये लोगो यूज किया, मतलब कि यहाँ पर कुछ टेक्स्ट यूज किया। उसके बाद एक हेडिंग यूज की, एक पैराग्राफ यूज किया, एक इमेज यूज की और एक बटन यूज किया। ठीक है। कोई बात नहीं है, उसने काफी ट्राई की, ऑलमोस्ट कोई 4-5 आवर उसने ट्राई की। अच्छी बात है। ठीक है। मिस्टेक्स होंगी जब तक आपको स्ट्रक्चर समझ नहीं आएगा। देखो, अब जब वेब डेवलपर हो ना, तो कोई भी डिजाइन आपके सामने आता है। सर मैंने बहुत प्रैक्टिस की है लेकिन अभी तक फ्लोट वगैरह क्लियर नहीं है। कोई मसला नहीं है। हम आज की जो हमारी क्लास है ना, अगर हमारे पास टाइम नहीं बचता तो हम आगे कवर नहीं करेंगे। ठीक है। क्योंकि यार फायदा नहीं है। 2 महीने का हमारा कोर्स है ना, तो मैं आगे भगाता जाऊं कि यार 2 महीने में कोर्स पूरा करवा दूं, कोर्स पूरा करवा दूं, तो उसका फायदा नहीं है। ठीक है। हम जितना पढ़ेंगे ना, वो पढ़ेंगे जो हमें अच्छे से समझ आए। ठीक है। हमारी अभी CSS के हमने 13 डेज देने थे, और हमारे स्टार्ट के 2 डेज जो थे वो HTML के थे। मतलब 15 डेज में हमने HTML CSS को कवर करना था। तो अभी हमारे पास पूरा वीक है जिसमें हमने CSS को कवर करना है। अब अगर हमें 2-3 दिन एक्स्ट्रा भी लेने पड़ते हैं तो कोई मसला नहीं है, हम उसको जावास्क्रिप्ट में या रिएक्ट जेएस में कवर कर लेंगे। बट हमें अच्छे से समझ आनी चाहिए। ठीक है। मसला नहीं है उसमें। ठीक है। अब हम देखते हैं कि यार आपको ना सबसे पहली बात, जब भी आपको कोई भी वेबसाइट का डिजाइन देता है कि यार ये डिजाइन आपने क्रिएट करना है, तो आपको सबसे पहले पहले स्ट्रक्चर क्रिएट करना है। आपको पता होना चाहिए कि मैं इसको किस तरह से मैनेज करूंगा, कहाँ से स्टार्ट करूंगा, कहाँ पे एंड करूंगा, कैसे इसको कंटिन्यू करूंगा। ठीक है। जब आपको स्ट्रक्चर समझ आ जाता है ना, आपका आधा काम हो जाता है। अब यहाँ पर आपको स्ट्रक्चर ही नहीं समझ आया। अब जब मैंने ये आपको स्ट्रक्चर बना के दिखाया है ना, तो अब आपको समझ आएगा। ये नैव बार बनानी थी ना, तो नैव बार का ऊपर हमने एक बॉक्स बना लिया, जिसको मैं कह रहा हूं कि हमने एक डिव बना लिया। ठीक है। उसके बाद अब देखो यहाँ पर नीचे एक हमारे पास क्या था, ऐसे समझ लें नैव बार के बाद हमारे एक बड़ा कंटेनर था। इस बड़े कंटेनर को भी हमने डिव कह दिया। ठीक है। उसके बाद ये उस बड़े कंटेनर के अंदर हमारे पास एक छोटा कंटेनर था, इसको भी हमने डिव कह दिया। और उसके बाद यहाँ पर हमारे पास क्या था, एक इमेज थी। ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास क्या था, लोगो था। ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास क्या था, हम इसको कह देते हैं कि मेन्यू था, या हम इसको ऐसे लिख देते हैं, होम, अबाउट, सर्विसेज, ETC लिख देता हूँ मैं। तो ये हमारे पास चीजें हैं जो हमने यहाँ पर लिखनी थी। ठीक है। ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर बन गया। अब देखो, आपने सबसे पहले नैव बार बनाना है ना, तो आपको एक डिव बनाना पड़ेगा, ये डिव बनाना पड़ेगा। ठीक है। और इस डिव की आपको विड्थ 100% रखनी पड़ेगी। हाइट इसकी, मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ कि मैं इसकी 80 px की हाइट रख देता हूँ। ठीक है। 80 px की मैं लिख देता हूँ हाइट। 80 px हाइट और 100% विड्थ का एक मैंने नैव बार बना लिया। अब उस नैव बार के अंदर हमारे पास एक लोगो है और एक मेन्यू है। ठीक है। आपने एक यहाँ पर लोगो को अभी समझ लें, आपने हेडिंग लिखी है।
हेडिंग में आपने अपना नाम लिख दिया, लेट्स सपोज मैंने मलिक जीशान लिख दिया, ठीक है, तो आपने यहाँ पर मलिक जीशान लिखा और उसको फ्लोट लेफ्ट कर दिया। अब मैं फ्लोट लेफ्ट को अभी के लिए छोड़ रहा हूँ, आपने यहाँ पर मलिक जीशान लिख दिया, तो जब आपने मलिक जीशान की हेडिंग लिखी तो ये पूरी की पूरी जो 100% विड्थ थी वो इसने मलिक जीशान की जो हेडिंग थी, यहाँ पर जो हमने हेडिंग यूज की है उस हेडिंग ने 100% विड्थ कवर कर ली। बट यहाँ पर तो हमें मेन्यू बनाना था, ठीक है। जब हमारी आगे की 100% विड्थ कवर है तो हम यहाँ पर मेन्यू क्रिएट ही नहीं कर सकते, ठीक है। तो फिर उसका सॉल्यूशन ये है हमारे पास कि हम कह देते हैं कि यार जितनी तुम्हारी विड्थ है तुम उतनी विड्थ कवर करो, बाकी आगे की जगह तुम छोड़ दो। तो इस हेडिंग को हम फ्लोट लेफ्ट लगा देते हैं। जब हमने फ्लोट लेफ्ट लगाया तो ये वाली उसने जगह छोड़ दी। अब मैं सबसे पहले क्या करूंगा, हेडिंग की मैंने विड्थ फिक्स कर दी, मतलब मैंने कह दिया कि हेडिंग जो है ना हमारी वो ऑलमोस्ट 100 px की है। 100 px रखने के बाद भी ये वाली जगह हमारी खाली नहीं छोड़ी इस हेडिंग ने। तो अब मैं क्या करूंगा, फ्लोट लेफ्ट लगा दूंगा। जब भी मैंने फ्लोट लेफ्ट लगाया तो आगे वाली सारी जगह खाली हो जाएगी, ठीक है। अब हमारा जो ये वाला डिब्बा था, जो हमारा मेन्यू था, ये बॉक्स हमारा नीचे पड़ा था, खुद ब खुद उठ के ऊपर आ जाएगा। जब ऊपर आएगा तो हमारे पास दो सिचुएशन है, या तो हम इस पूरे के पूरे मेन्यू को इस हेडिंग के साथ जोड़ना चाह रहे हैं यहाँ पर, या ये हो सकता है जो अभी तक हमारा नॉलेज है, ये ऑफिशियल वे नहीं है। ऑफिशियल वे हम कुछ और प्रॉपर चीजों का यूज करेंगे सीएसएस के अंदर अपनी वेबसाइट को बनाने के लिए, वो हम आगे देखेंगे। अभी के लिए ये ऑफिशियल नहीं है, बार बार मैं बोल रहा हूँ, फ्लोट का यूज करना कोई ऑफिशियल चीज नहीं है। हम इसके लिए फ्लेक्स का यूज करेंगे, ठीक है। बट अभी के लिए आपका जितना नॉलेज है उसके हिसाब से आपकी वेबसाइट ये अभी रिस्पॉन्सिव नहीं होगी, ठीक है। फ्लोट वगैरह का यूज करते हुए आपकी वेबसाइट गुड लुकिंग नहीं होगी, मतलब ये कि 100% एग्जैक्ट परफेक्ट नहीं बनी होगी। बट अभी के लिए जो आपका नॉलेज है उसके मुताबिक ये काफी है आपके लिए, ठीक है। अब आपने जो यहाँ पर मेन्यू लगाया है, जब आपने फ्लोट लेफ्ट कर दिया इस हेडिंग को तो मेन्यू आपका ऊपर आ जाएगा। देन आपके पास दो सिचुएशन है, या तो आप इस मेन्यू को इस तरफ हेडिंग के साथ चिपका दो या इस तरफ के नुक्कर के साथ चिपका दो, ठीक है, इस कोने में। तो आप क्या करना चाह रहे हैं, आप मेन्यू को यहाँ पर चिपकाना चाह रहे हैं, तो आप इस मेन्यू को अगर यहाँ पर चिपकाना चाह रहे हैं तो इसको भी आप फ्लोट लेफ्ट कर दोगे, ठीक है। अगर आप इस कोने में इसको चिपकाना चाह रहे हैं तो आप इसको फ्लोट राइट कर दोगे। तो जब आपने इसको फ्लोट राइट किया और इसको फ्लोट लेफ्ट किया तो ये इस कोने में पहुंच गया, ये इस कोने में पहुंच गया, ठीक है। अब आप यहां से इसको थोड़ा सा क्या करते हैं, स्पेस देना चाह रहे हैं, तो आप यहां पर क्या यूज करेंगे, मैं जिससे पूछूंगा वो मुझे बताएगा, 1 मिनट के लिए। शामिर बताए, यहाँ पर हम स्पेस लेके आना चाह रहे हैं। मार्जिन यूज करेंगे, मार्जिन हाँ, राइट। एग्जैक्टली मार्जिन राइट यूज करेंगे, ठीक है। और आपको यहाँ पर भी स्पेस डालनी है तो उसके लिए आपको क्या यूज करेंगे, मार्जिन टॉप। एग्जैक्टली exactly. और यहाँ पर आपको मार्जिन टॉप आप यूज करेंगे तो आपको बॉक्स थोड़ा सा नीचे आ जाएगा और यहाँ पर आपकी स्पेस वैसे ही जनरेट हो जाएगी। ये ऑफिशियल वे नहीं है, लेकिन हम ऑफिशियल वे जो करेंगे वो बाद में यूज कर लेंगे, हम देखेंगे कि वो ऑफिशियल वे से हम इसको किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। बट अभी तक जो आपका नॉलेज है उसके मुताबिक आपको मार्जिन से ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपने मार्जिन से स्पेस ली, यहाँ पर भी मार्जिन से स्पेस ले ली, और यहाँ से भी आपने मार्जिन से जो जो हमें रिक्वायर्ड थी हमने उस हिसाब से इसको स्पेस दे दी, ठीक है। अच्छा, अब ये चीज हमारी कवर हो गई। अब हम नीचे की तरफ आते हैं, नीचे का एक कंटेनर बड़े वाला बना लो, एक बड़े वाला डिव बनाओ जिसको क्लास लेट्स सपोज या आईडी कुछ भी कंटेनर दे दो, ठीक है। अब उसके अंदर आपको एक छोटा डिव बनाना है, मतलब उसका एक चाइल्ड डिव बनाना है, ठीक है। और उस चाइल्ड डिव के अंदर आपको क्या करना है, सॉरी, उस चाइल्ड डिव के अंदर एक हेडिंग लिखनी है, एक आपको पैराग्राफ लिखना है और एक बटन बनाना है, ठीक है। और इसके साथ साथ आपको इस तरफ और उस डिव से जब आप बाहर निकलेंगे, मैं आपको एक स्ट्रक्चर क्रिएट करके दिखा देता हूँ अभी VS कोड में, ठीक है। उस डिव से जब बाहर निकलेंगे तो आपको एक इमेज का टैग यूज करना है, ठीक है। अब इसको हम 50% वेट दे दो, इस वाले डिब्बे को, इस वाले डिब्बे को भी 50% वेट दे दो। इन दोनों बॉक्सेस को जब आप 50-50% लिया, लेट्स सपोज 40-40% दे दो, कुछ आपने स्पेस भी छोड़नी है, ठीक है। 40-40% वेट देने के बाद इसको फ्लोट लेफ्ट कर दो, इसको राइट कर दो। यहाँ से अगर आपको थोड़ी स्पेस वगैरह चाहिए तो आप मार्जिन वगैरह का यूज कर सकते हो, या आप ऐसा भी कर सकते हो जितनी स्पेस इस तरफ से देनी है इतनी स्पेस इस तरफ से देनी है। तो आप इस जो पूरा जो हमारा बड़े वाला बॉक्स है इसको एक पैडिंग दे दो। मार्जिन बाहर से होता है, पैडिंग अंदर से होती है, ठीक है। तो आप अंदर से इसको पैडिंग दे दो बड़े वाले कंटेनर को, इस वाले डिव को, ये वाला जो हमारा डिव था बाहर का, इस बड़े डिव को आप थोड़ा सा पैडिंग दे दो, टॉप से और बॉटम से आप बेशक 0 कर दो, ठीक है। लेफ्ट से राइट से आप इक्वल दे दो, तो आपका एक बड़ा प्यारा सा स्ट्रक्चर क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। तो अभी के लिए हम जो है ना इसको, ओके,
मैं इसको क्लियर कर देता हूँ और CSS की फाइल को भी मैं क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पर HTML की फाइल के अंदर अब हम अपना HTML का कोड लिखते हैं। अब सबसे पहले हमें नैव बार बनाना है, ठीक है। मैंने उसके लिए एक डिव क्रिएट कर लिया, डिव डॉट मैं उसको रख देता हूँ नैव बार। उसकी मैंने क्लास रख दी नैव बार। अब ये मेरा नैव बार का डिव क्रिएट हो गया। अब मैं पहले सबसे पहले स्ट्रक्चर क्रिएट कर रहा हूँ। जैसे मैंने पेंट में सबसे पहले बॉक्सेस बना लिए थे, उसके बाद मुझे क्या बनाना है, एक बड़ा कंटेनर बनाना है। तो डिव डॉट मैं कह देता हूँ पेरेंट कंटेनर। आपने नाम जो है ना वो इस तरह से रखना है कि आपको पूरी का पूरा, अभी तो आपका कोड जो होगा वो मैक्सिमम 100 लाइन ऑफ कोड का बन जाएगा। बट जब आप एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होते हो ना, तब आप 1000 लाइन्स ऑफ कोड को कवर कर रहे होते हो, ठीक है। तो तब आपके लिए क्लासेस और आईडीज का नेम जो है ना वो बहुत मैटर कर रहा होता है। तो आपने इन चीजों का नेम ऐसा लिखना है, आपका कुछ नेम इस तरह से भी जाएगा, पेरेंट कंटेनर फर्स्ट हेडिंग स्पेन। अब मैंने ये एक क्लास का नाम रखा हुआ होगा, इस तरह से हमारी क्लास बन जाएगी। ऐसी भी सिचुएशन आएगी, ठीक है। तो आपको इस तरह से की भी क्लासेस बनानी है। अभी के लिए मैं इसको क्या रख देता हूँ, पेरेंट कंटेनर। ये मेरी पेरेंट कंटेनर बन गया। मेरा मतलब ये मेरा बड़े वाला बॉक्स बन गया। उसके अंदर अब मुझे क्या करना है, एक छोटा बॉक्स बनाना है और एक इमेज रखनी है। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, div डॉट चाइल्ड कंटेनर बना लेता हूँ। आप ये नेम कोई भी रख सकते हो, लाजमी नहीं है कि आप ये वाला नेम यूज करो। और इससे बाहर आए और यहाँ पर हमने एक इमेज का यूज कर लिया। अब आपको समझ लगी होगी कि स्ट्रक्चर क्रिएट किस तरह से करना है, ठीक है। अब ये हमारा बेसिक सा स्ट्रक्चर जो है ना वो क्रिएट हो गया है, ठीक है। मैं इसको लाइव सर्वर में ओपन भी कर लेता हूँ। अभी के लिए हमारा कुछ भी डिस्प्ले नहीं होगा, ठीक है। बट मैंने इसको लाइव सर्वर में ओपन कर दिया। अच्छा, अब सबसे पहले हम जो है ना नैव बार क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो नैव बार में हमने क्या करना है, ओके। नैव बार में हम ये करते हैं कि सबसे पहले हमें एक हेडिंग लिखनी है, H1 हेडिंग, ओके। अब देखो, मैंने यहाँ पर अपना पेंट के अंदर दो चीजें बनाई थी। मैंने कहा कि नैवबार के अंदर ये हमारी एक हेडिंग होगी और एक ये हमारा पूरा का पूरा मेन्यू होगा। नैवबार हमारा दो पार्ट में डिवाइड है। आपने ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना कि हेडिंग को एक पार्ट बना दो, होम को दूसरा पे पार्ट बना दो, अबाउट को तीसरा पार्ट, सर्विसेज नहीं। स्ट्रक्चर को देखो, हेडिंग का एक पार्ट है, पूरे के पूरे मेन्यू का दूसरा पार्ट है। तो आपने क्या किया, एक हेडिंग के लिए पार्ट बना लिया, ये हेडिंग बना ली। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ मलिक, सॉरी, मलिक जीशान, ठीक है। और यहाँ पर उसके बाद मैं हेडिंग के बाद एक अब बनाना चाह रहा हूँ मेन्यू। तो उसके लिए मैं दोबारा से एक डिव क्रिएट कर लूंगा, डिव डॉट मैं रख देता हूँ मेन्यू, लेट्स सपोज। अच्छा, अब इसके अंदर ये हमारे पास शो हो गया मलिक जीशान। बल्कि मुझे H1 हेडिंग की तो जरूरत नहीं है, इतनी बड़ी हेडिंग की। मैं H3 का यूज कर लेता हूँ, एच सॉरी H3 नहीं, H5। हाँ अब ठीक है, ओके, ठीक है। मैं अगर हम इसको बाद में इसकी स्टाइलिंग देखते हैं, अभी के लिए हम बेसिक स्ट्रक्चर क्रिएट कर लेते हैं। अब आपने जब होम अबाउट सर्विसेज ये चीजें क्रिएट करनी है ना, तो आपने एक बात याद रखनी है कि आपने एक लिस्ट क्रिएट कर लेनी है। वो आप ऑर्डर लिस्ट क्रिएट करो, अनऑर्डर लिस्ट क्रिएट करो। तो मैं ऑलमोस्ट प्रेफर कर रहा होता हूँ और अनऑर्डर लिस्ट को। अनऑर्डर लिस्ट में मैंने LI मल्टीप्लाई विथ 4 कर दिया। और यहाँ पर फर्स्ट LI में मैंने लिख दिया होम, सेकेंड वन में अबाउट, देन हमारा सर्विसेज, देन हमारा कॉन्टैक्ट, ठीक है। ये हमारी चार जो है ना, ये मैंने लिस्ट बना ली एक, ठीक है। लिस्ट 4 लिस्ट आइटम की मैंने एक लिस्ट क्रिएट कर ली है, ओके। आप यहाँ पे इसको कोई एक क्लास भी दे सकते हो, या आप इन्हीं टैग्स का भी यूज कर सकते हो। ये जब हम इसका अभी स्टाइलिंग करेंगे ना, तो आपको एक और चीज सीखने को मिलेगी कि एक क्लास के, अब ये हमारी मेन्यू क्लास थी ना, हमें इस टैग के ऊपर अगर कोई प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है तो हमें फिर इसको कोई क्लास देनी पड़ती। मतलब मैंने अगर इसको क्लास दे दी मेन्यू UL, ठीक है, कुछ इस तरह से करके, तो मैं इसके थ्रू भी कर सकता हूँ। बट मैं आपको पता होगा कि सिलेक्टर्स हमारे पास तीन तरह के हैं, एक क्लास, एक ID और एक टैग। तो हम इस टैग के थ्रू भी कर सकते हैं। हम वो किस तरह से करेंगे, आज हम ये भी चीज देखेंगे, ठीक है। तो जब भी हम ऐसे प्रोजेक्ट्स बनाते रहेंगे ना, तो हमारी न्यू न्यू चीजें हमें सीखने को मिलेंगी। लाजमी नहीं है कि हर चीज हम पढ़ेंगे तो ही हमें समझ आएगी। हमेशा चीज तब हमारी क्लियर होगी जब हम प्रोजेक्ट्स पे काम करेंगे,
ठीक है। तो इंशाल्लाह हम प्रोजेक्ट्स पे भी साथ साथ काम करेंगे, और आपको टास्क बेसिकली जो दिया जाता है वो प्रोजेक्ट ही होता है एक तरह का। जब आप उसको सॉल्व करोगे तब आपको आपकी प्रैक्टिस होगी, आपके सामने नई नई चीजें आएंगी। मैं जब पढ़ा रहा होता हूँ ना, मैं कोई ऐसी ऐसी बात नहीं है कि बस हर चीज मेरे सामने लिखी हुई होती है और मैं देख देख के आपको पढ़ाता जा रहा होता हूँ, ऐसी कोई भी बात नहीं होती। मैं अपने माइंड में सोच रहा होता हूँ कि यार ये टॉपिक पॉसिबल है, ये टॉपिक है, ये टॉपिक है। अब लाजमी नहीं है कि मुझे हर टॉपिक याद याद हो, ठीक है। कोई टॉपिक मेरे माइंड से उतर भी जाते हैं। तो हाँ, अगर आपके माइंड में कोई टॉपिक होता है, आपको लगता है कि यार ये हमारा टॉपिक मिस हो गया है, तो आप मुझे इन्फॉर्म करें। आफ्टर क्लास आप मुझे रिमाइंड कर सकते हैं, या फिर क्लास में आप मुझे बता सकते हैं। तो अगर वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा तो हम उसको कर लेंगे, अगर वो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होगा तो हम उसको प्रोजेक्ट्स वगैरह के अंदर कवर कर लेंगे, या अगर ज़रूरत ही नहीं होगी तो हम उसको स्किप भी कर सकते हैं। अच्छा, हमने एक लिस्ट क्रिएट कर ली जो हमारी यहाँ पर हमें शो हो रही है। अब हमने करना क्या है, अब हमारा नैप बार का काम कंप्लीट हो गया है। अब हमने इसके ऊपर स्टाइलिंग करनी है, ठीक है। यहाँ पर हेडिंग हमारी शो हो रही है, इसके सामने हमें मेन्यू शो करना है और एक ही लाइन में हमें शो करना है, ठीक है। अच्छा, तो एक ही लाइन में शो करने के लिए हमें करना क्या पड़ेगा, ये जितने भी एल आई के टैग्स हैं ना, इनको फ्लोट लेफ्ट अगर मैं कर दूं, ठीक है, तो आगे की ये जगह ये छोड़ देंगे। मैं अभी के लिए आपको ये करके दिखाता हूँ। वैसे ये काम थोड़ा सा ज्यादा मुश्किल है, इस तरह से मैंने कभी किया नहीं है, क्योंकि प्रोफेशनल वे में जब हम प्रोजेक्ट्स को कर रहे होते हैं तो वहां पर हम ये चीजें फ्लोट वगैरह यूज करते ही नहीं है। बट आपको बेसिक नॉलेज इन चीजों का होना चाहिए। तो हम ट्राई करते हैं, दुआ करते हैं कि हमारा काम सही से चल जाए। अब ये हमारी जो डॉट मेन्यू की क्लास है, उसका एक चाइल्ड है यूएल का टैग, फिर उस यूएल के टैग्स के चाइल्ड्स हैं एल आई के टैग्स, या एग्जैक्टली ठीक है। डॉट मेन्यू के अंदर अब हमने यूएल के टैग को पिक करना है, तो डॉट मेन्यू स्पेस डाल के हम यूएल लिखेंगे। उसके आगे अगर हमें एल आई के टैग को एक्सेस करना है तो आगे हम एल आई के टैग लिखेंगे, ठीक है। तो अब ये इस तरह से हम इनको एक्सेस करेंगे। अब पूरी वेबसाइट के अंदर जहां जहां पे आपकी डॉट मेन्यू की क्लास होगी, उसके अंदर जो आपका यूएल का टैग होगा, उसके अंदर जो आपका एल आई का टैग होगा, वो यहाँ पर एक्सेस हो जाएगा, ठीक है। अब मुझे सबसे पहले तो इसको एक लाइन में लेके आना है। तो मैं इनको अभी के लिए इन एल आई के ऊपर मैं बॉर्डर एक अप्लाई करता हूँ, ताकि मुझे पता चले कि ये विड्थ कितनी कवर कर रहे हैं। 2px सॉलिड ब्लैक। लेट मी चेक व्हाट्स द प्रॉब्लम। ओके, हमने सीएसएस की फाइल आई थिंक सो लिंक ही नहीं की। तो हम हेड में आते हैं, और यहाँ पर चैट में क्या है, लिंक नहीं किया, ओके। हमने यहाँ पर सीएसएस की फाइल को लिंक ही नहीं किया, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ डॉट स्लैश, ये हमारा स्टाइल डॉट सी एस एस। ओके, अब हमें ये नजर आ रहा है कि हमारे जो एल आई के टैग्स हैं ना, उनने 100% विड्थ कवर की हुई है, ठीक है। अगर हम इनको फ्लोट लेफ्ट कर भी देते हैं तो भी ये एक लाइन में नहीं आएंगे, ठीक है। ये माइक किसका अनम्यूट हो गया, अनोशा। अनोशा काइंडली अपना माइक अनम्यूट कर दें जी, थैंक यू। ओके, 100% विड्थ है। अब हमें क्या चाहिए, हमें इनकी विड्थ, मैं कम कर लेता हूँ इनकी विड्थ, ठीक है। तो मैंने इसकी विड्थ कर दी, लेट्स सपोज 100 पिक्सल करके देख लेता हूँ मैं। थोड़ा और कम करते हैं, 50px। ओके, थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ रहा है ये, तो मैं इसको 60px कर देता हूँ। अभी के लिए आपने वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव तो बनाना नहीं है कि आपके डिफरेंट मोबाइल स्क्रीन में ये जो है ना एग्जैक्ट शो हो। तो अभी के लिए आपको जो है ना इस चीज़ का ख्याल रखने की ज़रूरत नहीं है कि ये 100 यहाँ पे हमने रख दी, फिक्स कर दी, तो ये छोटी स्क्रीन में इनका क्या होगा। आपको इस चीज़ की अभी टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब मैंने इसको विड्थ इसकी फिक्स करके, उसके बाद मैंने अब देखो, जब भी मैं एल आई के प्रॉपर्टी के एल आई के ऊपर कोई प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहा हूँ, तो ये सब के सब एल आई पे अप्लाई हो रहा है। तो अगर मैं अब इन सारों को एक साथ चिपकाना चाह रहा हूँ एक लाइन के अंदर, ठीक है, एक साथ एक लाइन में चिपकाना चाह रहा हूँ, तो अब मैं जब वहां पे प्रॉपर्टी, यहाँ पे प्रॉपर्टी अप्लाई करूंगा ना फ्लोट लेफ्ट की, तो ये फ्लोट लेफ्ट इन सब पे अप्लाई हो जाएगा, तो ये सारे एक दूसरे के साथ चिपक जाएंगे। तो मैंने यहाँ पर लिखा फ्लोट लेफ्ट, तो ये हमारे, ये देखो एक लाइन में आ गए। इनके साथ साथ हमें डॉट शो हो रहे हैं, ये बेसिकली लिस्ट की वजह से आ रहे हैं। तो यहाँ पर हम एक प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे लिस्ट की स्टाइल, तो लिस्ट का स्टाइल हम नन कर देंगे। तो ये हमारे डॉट खत्म हो गए। अब के लिए जो मेरा बॉर्डर था ना, मुझे बॉर्डर की तो जरूरत नहीं है, तो मैं इस बॉर्डर को यहाँ से कट कर देता हूँ। ये हमारे एक लाइन में आ गए। अच्छा, उसके बाद अब हम क्या करेंगे, मैं जरा आपको
डॉट मेन्यू का जो यूएल है उसके ऊपर बॉर्डर अप्लाई करके दिखाता हूँ। तो मेन्यू का जो यूएल है इसके अंदर हमारे आने चाहिए थे। बॉर्डर बॉटम करके देखता हूँ। चलो हम इस चीज को देखते हैं अभी के लिए। ये चैट में क्या आया है? सर मेरा माइक म्यूट था, म्यूट ही था। ओके सर, ये आपने डॉट मेन्यू यूएल एल आई को कैसे एक्सेस किया है, इसे काइंडली रिपीट कर दें। ओके वैस ओके अनोशा, शायद बाय मिस्टेक हो गया होगा, सॉरी फॉर दैट। ओके मैं इसको रिपीट कर देता हूँ दोबारा से। एक्चुअली में मैंने बताया है कि यार हमें क्या करना पड़ता है, हमारे पास तीन तरह के सिलेक्टर्स होते हैं, एक क्लास, एक आईडी और एक टैग। तो मैंने डॉट मेन्यू को अगर एक्सेस करना है, मतलब इस पूरे के पूरे डिव को एक्सेस करना है। ये कौन सा डिव है जिसके अंदर यूएल खड़ा है हमारा, मतलब ये हमारा पूरा का पूरा मेन्यू का डिव, ये वाला हमारा डिव। ठीक है। अब इस पूरे के पूरे अगर डिव को हमें एक्सेस करना है तो उसके लिए मैंने एक मेन्यू की क्लास उसमें लगा दी। अब उसके अंदर एक यूएल है, उसके अंदर एक काफी सारे एल आई हैं। तो अगर हमें यूएल को एक्सेस करना है तो एक तो तरीका ये है कि इस यूएल को मैं या तो क्लास या आईडी दे दूं, या मुझे एल आई को एक्सेस करना है तो मैं इनको क्लास या आईडी दे दूं और एक एक को करके एक्सेस कर लूं। दूसरा तरीका ये भी हो सकता है कि मैं कह दूं कि इस मेन्यू वाली क्लास के अंदर जो मेरा यूएल का टैग है उसको एक्सेस कर लो, या फिर मैं कह दूं कि डॉट मेन्यू वाली क्लास के अंदर यूएल का जो टैग है उसके अंदर जो एल आई का टैग है उसको एक्सेस कर लो। ठीक है। तो फिलहाल के लिए मैं बॉर्डर को अभी खत्म कर देता हूँ, ये हमें इससे से कोई लेना देना नहीं था, मैं जस्ट देखना चाह रहा था। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, अब मुझे एल आई को एक्सेस करना था तो एक्सेस किस तरह से कर सकता हूँ, डॉट मेन्यू की क्लास के अंदर स्पेस दे के अगला टैग लिख दो कि ये इसकी चाइल्ड है। जब स्पेस आ जाती है तो वो उसका चाइल्ड आगे एक्सेसिबल होता है। फिर स्पेस डाल के मैंने कर दिया कि यू एल का चाइल्ड जो एल आई है उसको एक्सेस करो। तो मैंने इस तरह से एक्सेस किया, उसके ऊपर जो प्रॉपर्टीज मुझे अप्लाई करनी थी मैंने अप्लाई कर दी। ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ पर एक हेडिंग लिखी थी, यहाँ पर मैं इसको एक क्लास दे देता हूँ। हम इसको नैव बार हेडिंग कह देते हैं। ठीक है। अब पूरी वेबसाइट के अंदर हमारे पास हजारों जगह पे हेडिंग्स यूज हो रही होंगी। ओके, हजारों जगह पे हमारे पास हेडिंग्स यूज हो रही होंगी तो हमें हर हेडिंग के लिए डिफरेंट क्लास का यूज करना लाजमी है। एक मिनट, जस्ट गिव मी अ मिनट। मेरी आवाज आ रही है आपको? हेलो, मेरी आवाज आ रही है? काइंडली अगर मेरी आवाज आ रही है तो जी मुझे इन्फॉर्म कर दें। जी आ रही जी सर मेरी आवाज कब से जो है ना चली गई थी? अभी गई है जब नैब बार हेडिंग का बता रहे थे। ओके ओके। एक्चुअली मुझे मैंने अचानक से मोबाइल से देखा तो यहाँ से मेरा लैपटॉप जो है ना वो डिस्कनेक्ट हो चुका था। तो फिर मैंने चेक किया तो वो वाकई में डिस्कनेक्ट हो गया था। अच्छा, तो हमने यहाँ पर देख रहे थे तो हमारी वेबसाइट के अंदर काफ़ी सारी हेडिंग्स होंगी। हम इस तरह से उनको नाम देंगे कि हमें किसी को भी एक्सेस करना हो ना तो हमें फिर दोबारा से जाके एचटीएमएल में देखना ना पड़े कि इसको मैंने कौन सी क्लास दी थी। अब मैंने इसको नैव बार हेडिंग लिख दिया ना, या अगर मेरा लोगो की इमेज में यहाँ पर यूज करता तो मैं उसको डॉट लोगो कर देता, या इसको भी हम लोगो की क्लास दे सकते हैं। जब मैं दूंगा को उसके बाद मुझे याद होगा कि मैंने इसको कौन सी क्लास दी थी, क्योंकि मैंने नाम ही उस हिसाब से दिया है। तो अगर मुझे दोबारा उसको एक्सेस करना है तो मुझे याद नहीं रखना पड़ेगा। अब इसको मैंने यहाँ से किया कॉपी, इसके ऊपर मैं जाके ये मैंने नैव बार हेडिंग लिखी, और ये मेन्यू जो है ना ये दोनों आपस में सिबलिंग है। ठीक है, ये दोनों आपस में सिबलिंग है। हम ऐसा भी कर सकते हैं कि इस क्लास को हम जस्ट यूएल को दे दें और ये डिव बीच में से हटा दें, ऐसा भी पॉसिबल है। ठीक है। अब हमारी ये नैव बार हेडिंग की क्लास है। मैं जरा यहाँ पर जाता हूँ और इसके ऊपर जरा मैं बॉर्डर अप्लाई करता हूँ, मुझे पता चले कि ये कितनी विड्थ को कवर कर रहा है। 2px सॉलिड रेड। ओके,
तो ये देखें ये 100% विड्थ को कवर कर रहा है। तो अभी के लिए मैं इसको क्या करता हूँ, इसकी विड्थ को कम करता हूँ। विड्थ मैंने इसकी कर दी 200 पिक्सल। ओके 200 पिक्सल। मैं थोड़ा और कम करता हूँ, 140 पिक्सल कर देते हैं हम लोग। थोड़ी सी और कम कर देते हैं, 130 पिक्सल कर देते हैं। ओके अभी ठीक है। अब मैं इसको भी फ्लोट लेफ्ट करता हूँ। अब इसने आगे की जगह, बेशक हमने इसकी विड्थ कम कर दी, बट फिर भी इसने आगे की जगह को कवर किया हुआ है, तो मैं इसको फ्लोट लेफ्ट कर देता हूँ। तो अब ये देखो हमारा मेन्यू यहाँ पर पहुंच गया, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर डॉट मेन्यू, इसको मैं अगर बॉर्डर देता हूँ, बॉर्डर 2px सॉलिड ब्लैक। ओके मैं ज़रा इसको डॉट मेन्यू के यूएल को आई, ठीक है। मैं इसको फ्लोट जो है ना राइट कर देता हूँ। ओके अब ये यहाँ पर पहुँच गया है, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, ये जो मैंने यहाँ पर नया बार बनाया था, इसको ज़रा एक बार बॉर्डर लगा के देखता हूँ कि ये कितनी विड्थ कवर कर रहा है। यहाँ से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं इसको ग्रीन कलर दे देता हूँ। ठीक है। ओके हम इसकी ज़रा विड्थ जो है ना, सॉरी हाइट नॉट विड्थ, हम इसकी हाइट कर देते हैं 80 पिक्सल, ठीक है। तो अब ये इसकी हाइट हो गई। हम ज़रा इसको कम कर दें, 50 पिक्स कर देते हैं हम। अच्छा उसके बाद ये जो अभी के लिए ना, मैं इन चीज़ों को मैनेज किस तरह से करता हूँ, मैं इनके ज़रा बॉर्डर हटा दूँ ना, तब ये हमारे समझ में आएगा कि ये दरमियान में है या नहीं है। अब ये देखें ये ऑलमोस्ट मिड में है, ठीक है। वर्टिकली मैं बात कर रहा हूँ, ये ऑलमोस्ट मिड में है हमारे पास, ठीक है। बट ये जो है ना, ये मिड में ऑलमोस्ट नहीं है। तो मैं इसको क्या करूँगा, अब देखो मुझे थोड़ा सा इसको ऊपर लेके जाना है। मुझे आप में से कौन बताएगा, 1 मिनट में खुद पूछूंगा। अनोशा, अनोशा आप बताएं, हम इसको किस तरह से थोड़ा सा ऊपर लेके जाएंगे। आपको आई थिंक सो इस बारे में कुछ आइडिया पहले से शायद हो, मैंने इसलिए आपसे पूछा। अली फरूक हमें बताएंगे। अली फरूक आप क्लास में हैं? मार्जिन किस तरह से मार्जिन देंगे हम? अपना माइक आप अनम्यूट कर सकते हैं अली फरूक, इफ पॉसिबल फॉर यू। नो, नो नौशा आपकी आवाज़ नहीं आ रही। या अली फरूक आपने बिल्कुल ठीक आंसर किया है। ओके तो अनुषा आपकी आवाज़ नहीं आ रही, शायद आपके कोई माइक में प्रॉब्लम होगा या जो भी। तो हम बेसिकली इसको, अगर मैं फर्ज करता हूँ इसको टॉप से मार्जिन देता हूँ, तो ये क्या करेगा, नीचे आना स्टार्ट हो जाएगा, नीचे आना स्टार्ट हो जाएगा। बट अगर मैं इसको नीचे से मार्जिन देता हूँ, नीचे से, तो ये क्या करेगा, अपने नीचे स्पेस छोड़ देगा। मतलब जितनी इसने ऊपर से, लेट्स सपोज ऊपर से इसने 20 px की स्पेस छोड़ी हुई है और नीचे इसने 15 px की छोड़ी हुई है। अगर मैं इसको 10 px की मार्जिन बॉटम दे देता हूँ ना, तो ये नीचे इसकी जो स्पेस है ना वो 25 px बन जाएगी, ठीक है। बट हमें इसी स्पेस में इसको फिट करना है। हम इसको थोड़ा सा ऊपर लेके जाना चाह रहे हैं, तो जब थोड़ा सा ऊपर लेके जाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये हमारी हेडिंग जो थी, इसको मार्जिन टॉप देना पड़ेगा, वो माइनस में देना पड़ेगा। मैं इसको माइनस अगर 10 px देता हूँ, तो अब ये ऊपर, बहुत ऊपर चला गया। मैं इसको अगर 0 px देता हूँ ना, ये ऊपर की दीवार से चिपक जाएगा, ये देखो दीवार से चिपक गया। अब मैं इसको देता हूँ यहाँ से, अगर ये बेसिकली ना, इसको ऑलरेडी कुछ ना कुछ मार्जिन आया हुआ था, ठीक है, तो इसलिए वजह से ये नीचे आया हुआ था। बट अगर ये उस वजह से नीचे ना आया होता,
नॉर्मल डिफॉल्ट उसकी वैल्यू यहाँ पर होती, तो फिर हमें ऊपर लेके जाने के लिए जीरो में वैल्यू देनी, माइनस में वैल्यू देनी पड़ती। बट अभी उसको डिफॉल्ट कुछ मार्जिन पहले से लगा हुआ था, ठीक है, आया हुआ था, तो उसकी वजह से ये यहाँ पर हमें इशू क्रिएट कर रहा था। तो अब हम मार्जिन टॉप जब मैंने जीरो किया, देखो ऊपर से दीवार के साथ चिपक गया। अगर मैं इसको 30 px यहाँ से कर देता हूँ तो ये काफी नीचे आ गया है। मैं इसको कर देता हूँ 15 px, थोड़ा सा और। ओके, ये ऑलमोस्ट सेंटर में आ गया, ठीक है। तो ये अभी के लिए ऑलमोस्ट ठीक लग रहा है। मैं एक और चीज़ भी कर लेता हूँ यहाँ पर। आपने जब भी क्रिएट करना स्टार्ट करना है तो यहाँ पर आपने लिखना है स्टार, और इसके अंदर आपको पैडिंग मार्जिन जो है ना वो ज़ीरो कर देना है। उसकी मैं आपको बताता हूँ कि उसका फ़ायदा क्या होगा। ये आपको नज़र आ रहा है, ये जो बॉक्स है, इस बॉक्स के बाहर बाहर कुछ मार्जिन पैडिंग वगैरह लगी, मार्जिन लगा हुआ है। तो मैं इसके स्टार का मतलब होता है बॉडी, पूरी की बॉडी, बॉडी। तो बॉडी पे भी आप लगा सकते हैं। बेस्ट ये अप्रोच कि आप स्टार के ऊपर यूज़ करें। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ मार्जिन 0 px, और इसी के साथ साथ पैडिंग भी इसकी मैं कर देता हूँ 0 px। अब देखें ये दीवारों से चिपक गया। अच्छा, अब उसके बाद अ, मुझे क्या करना है, बेसिकली जो मेरा नैव बार है ना, अगर मैं इसका बॉर्डर हटा दूं तो ये देखो हमारा काम। अब देखो, ये हमारा जो नैव बार था ना, जब हमने इसको मार्जिन पैडिंग नहीं दिया हुआ था ना, तो इसने ऑटो मार्जिन पैडिंग लिया हुआ था। सर अगर नैव बार का आइटम अलाइन मिडल कर दें तो, नैव बार का आइटम अलाइन, जो अलाइन आइटम होता है ना हमारे पास बेसिकली, वो हमें सेंटर में लेके आता है हॉरिजेंटली, नॉट वर्टिकली, ठीक है, जो अलाइन आइटम होता है हमारे पास, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अब मैं बेसिकली जो आपको बताना चाह रहा हूँ ना, मैं अगर इसकी ये स्टैरिक जो है ना, ये चीज़ आपने सबसे पहले अप्लाई करनी है, अदरवाइज आपके काफ़ी इश्यूज जो है ना जनरेट होंगे। जब आप, हमने स्टैरिक नहीं था दिया हुआ ना, तो ये आप देख रहे हो, ये नैव बार को मैं ज़रा बॉर्डर दे दूं 2 px सॉलिड ग्रीन, तो ये इसको टॉप से खुद ब खुद पैडिंग आई हुई है। अगर मैंने इसको स्टैरिक में जाके मैंने आई थिंक सो कट कर दिया था, स्टैरिक में जाके मैंने इसकी मार्जिन पैडिंग जीरो कर दी, ठीक है, पैडिंग 0 px, ये अगर मैंने कर दी तो अब देखो ये ऊपर चला गया क्योंकि इसकी पैडिंग खत्म हो गई। इसको ऑलरेडी हमने टॉप से मार्जिन दिया हुआ है, पैडिंग सॉरी मार्जिन दिया हुआ है। लेट मी चेक, हेडिंग जो है हमारी, उसको हमने ऑलरेडी मार्जिन टॉप दिया हुआ है, ठीक है। तो उसकी वजह से हमें वो ऊपर नहीं गया। अगर मैंने इसको मार्जिन टॉप ना दिया होता तो ये भी ऊपर चला जाता, ये देखो। तो जैसे हमने इसको मार्जिन टॉप दिया हुआ है, तो बजाय इसके कि मैं इसको मार्जिन टॉप दूं, तो मैं यहाँ से मार्जिन टॉप को करता हूँ कट, और मैं पूरे के पूरे नैव बार को पैडिंग दे देता हूँ, पैडिंग टॉप, ठीक है, पैडिंग टॉप, और मैं इसकी वैल्यू रख देता हूँ 17 px। अच्छा, अब देखो ये फैल गया थोड़ा सा, तो उसके लिए मुझे क्या अप्लाई करना पड़ेगा, मुझे कौन बताएगा, एक मिनट सब्र करें। एहसन हयात, एहसन हयात, वैसे तो आपने लास्ट लेक्चर्स नहीं थे लिए, शायद आपने रिकॉर्डिंग सुनी है या नहीं, अगर आपको आइडिया इस बारे में पहले से है तो आप बता सकते हैं। ओके, अलीशा हमें बताएंगे। ये आप लोग क्लास में अवेलेबल नहीं होते? रिमशा, सर क्वेश्चन रिपीट कर दें। क्वेश्चन ये है कि बेसिकली जब मैंने इसको पूरे के पूरे नैव बार को, पूरे के पूरे नैव बार को मैंने पैडिंग टॉप दिया ना, तो 17 पिक्सल का, तो मैं बेसिकली चाह रहा था कि मेरा जो टेक्स्ट है ना हाइट वो, की वजह से। सॉरी आपकी आवाज़ कट रही है, दोबारा रिपीट करें। सर हाइट, हाइट की वजह से, क्योंकि इसको हमने हाइट ऑलरेडी 50 px दी हुई। नो नो, एक्चुअली बेसिकली देखिए मैंने हाइट उसकी फिक्स की हुई है, बट उसके बावजूद जब मैं बेसिकली 17 px की पैडिंग मैंने नहीं थी दी, ये देखें तो ये टॉप में चिपका हुआ था। अब मैं इसको पैडिंग देना चाह रहा हूँ टॉप में। अब इसकी हाइट देखें 50 px थी ना, तो जब मैंने इसको पैडिंग दी ना,
उसके बाद ये देखें इसकी हाइट इंक्रीज हो गई है। इस चीज को हम कैसे मैनेज करेंगे? ये अभी किसने आंसर किया था? सर मैंने। हाँ, तो ये इस बारे में आपका क्या आइडिया? लास्ट क्लास ली थी आपने? जी सर। हाँ, उसमें मैंने इस बारे में बताया था कि अगर हम पैडिंग या पैडिंग वगैरह जब देते हैं, या बॉर्डर की वजह से हमारी विड्थ या हाइट इंक्रीज हो रही होती है, तो हम उसको किस तरह से मैनेज करते हैं, बॉक्स की विड्थ या हाइट को? बॉर्डर बॉक्स। एग्जैक्टली, बॉर्डर बॉक्स हम प्रॉपर्टी जो है ना अप्लाई करते हैं। जब हम बॉर्डर बॉक्स अप्लाई करते हैं ना, तब वो उसी विड्थ में या उसी हाइट में उसको मैनेज कर लेता है। ठीक है, उसकी विड्थ या हाइट को इंक्रीज नहीं करता। ये किसने रिस्पॉन्स किया था? मैंने शहमीर। ओके, बॉक्स साइजिंग नाम की हमारे पास प्रॉपर्टी होती है, बॉक्स साइजिंग। उसकी वैल्यू होती है हमारे पास बॉर्डर बॉक्स। तो ये जब हम अप्लाई करते हैं तो अब देखो उसकी 50 px वापस चली गई। अब थोड़ा सा ये ऊपर से ज्यादा है, मैं इसको कम करके 15 px कर देता हूँ। ये देखें, अभी ये ऑलमोस्ट मेरा सेंटर में आ गया। अब आपको समझ आई कि ये हेडिंग और ये सेंटर में किस तरह से आए। ठीक है, अब ये अभी हम ना, हमारे ये बहुत अजीब लग रहे हैं, ये होम अबाउट सर्विसेज काफी बड़े बड़े हैं। ठीक है, अब मैं इनको थोड़ा सा छोटा करना चाहूंगा। तो अब इसके लिए मैंने अभी तक आपको पढ़ाया तो नहीं है, फ़ॉन्ट की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, वो हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं। फ़ॉन्ट के साइज को इंक्रीज या डिक्रीज करना, उसको बोल्ड या कुछ भी इटालिक करना, या इस तरह की कोई भी प्रॉपर्टीज होती है ना, ये बेसिकली हमारे पास फ़ॉन्ट में आ जाती हैं। फ़ॉन्ट की वैल्यू प्रॉपर्टीज हम कह सकते हैं। 1 मिनट में हमारी क्लास जो एंड हो जाएगी, उसके बाद हम दोबारा से क्लास स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और ये जो मैंने टास्क दिया था आपको, ये हम आज की क्लास में इसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो अब देखो एक बात और मैं आपको बताता चलूँ, यहाँ पर ये साइड से चिपका हुआ है। ठीक है, ये पूरा का पूरा जो नैव बार है, इसका कंटेंट हमारा साइड से चिपका हुआ है। अब मैं ये चाहूंगा कि मैं यहाँ से थोड़ा सा इसको पैडिंग दे दूं नैव बार को, ताकि ये थोड़ा सा दूर दूर हो जाए। तो नैव बार को मैं थोड़ा सा पैडिंग, जैसे मैंने टॉप से दी हुई है वैसे मैं अब देखो, मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, पैडिंग टॉप की वैल्यू में यहाँ से 10 px जो है वो रिमूव करता हूँ सबसे पहले। व्हाट्स द प्रॉब्लम, 15 px हमने टॉप से दी हुई है। यहाँ पर पैडिंग की वैल्यू में सबसे पहले 15 px लिखता हूँ मैं टॉप से। फिर हमारी लेफ्ट से जो आ जाएगी 20 px, सॉरी राइट से। फिर बॉटम से मैं 0 px लिख देता हूँ, और इसी तरह से लेफ्ट से भी मैं लिख देता हूँ 15 px। ओके, अब देखें यहाँ से थोड़ी सी स्पेस जनरेट हो गई, यहाँ से भी हम जो है अपना कंटिन्यू करते हैं। हमने नैव बार ऑलमोस्ट जो है ना फिनिश कर लिया, जस्ट हम इसको थोड़ा सा ना छोटा करेंगे। तो ये जो मेरे यूएल के अंदर एल आई है बेसिकली, उसको हमें छोटा करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर एक प्रॉपर्टी होती है हमारे पास फ़ॉन्ट साइज। ठीक है, फ़ॉन्ट साइज मतलब जो हमारा फ़ॉन्ट हम यूज़ कर रहे हैं उसका साइज हमें डिक्रीज या इंक्रीज करना है। तो मैं यहाँ पर यूज़ कर लेता हूँ 15 px। लेट मी चेक, अभी भी बड़ा है, तो मैं इसको 12 px कर देता हूँ। अभी ऑलमोस्ट किसी हद तक ठीक है। मैं इसको 10 px करता हूँ, और इसकी विड्थ थोड़ी सी मैं कम करूंगा, क्योंकि यह ऐसे भी ठीक है, बट अगर तुम्हें लग रहा है कि ये दूर दूर है, तो इसकी विड्थ 50 px कर दो आप। ये देखो, ठीक है, तो इस तरह से ये जो है ना मैनेज हो जाएगा। ओके, ये इस तरह से जो है ना मैनेज हो गया। अब ये थोड़ा सा ना लाइट लाइट सा दिख रहा है। ठीक है, इसको अगर तुम बोल्ड करना चाह रहे हो, तो तुम्हारे पास एक प्रॉपर्टी होती है फ़ॉन्ट वेट करके, ये भी बेसिकली फ़ॉन्ट की प्रॉपर्टी है। हम चीज़ें चीज़ें लाजमी नहीं है कि हर चीज़ें हम पढ़ते रहें, पढ़ेंगे भी हम, बट कुछ चीज़ें प्रोजेक्ट्स करने से भी हम सीखेंगे। अब ये चीज़ें हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, हमें पता है यार फ़ॉन्ट साइज़ का क्या मतलब है। पता पढ़ने से ही आइडिया हो रहा है कि इसका क्या मतलब है, तो हमें इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। हम जब ये प्रोजेक्ट में कर रहे होंगे, चीजें इंप्लीमेंट करते जाएंगे, तो हमें चीजें समझ आती जाएंगी। फोर्ट वेट जो होता है ना, इसकी वैल्यूज होती हैं 100 से लेकर ऑलमोस्ट आई थिंक सो, हाँ 900 तक, ये हमें शो भी हो रहा है। ठीक है, 900 तक वैल्यूज होती हैं। उसके बाद बोल्ड और बोल्डर और लाइटर होती हैं। ठीक है, लाइटर तो हमारी डिफॉल्ट वैल्यू होती है, बाकी को छोड़ दो। और ये जो हमारी लाइटर डिफॉल्ट वैल्यू होती है, एक होती है बोल्ड, एक होती है बोल्डर, और एक होती है 100 से लेकर 900 तक वैल्यूज। ठीक है, जो बेसिकली बोल्डर है ना, वो है 900, और जो बोल्ड है ना, वो है 700। बोल्डर और बोल्ड के दरमियान की जो वैल्यू है वो है 800। बाकी इसी तरह से कम ज्यादा है। मैं अभी के लिए इसको 500 वैल्यू देता हूँ, तो ये थोड़ी सी हमारी बोल्ड हुई है। 700 जो है वो बोल्ड है, हम 700 लिख दें या फिर हम बोल्ड लिख दें, ये हमारी बोल्ड हो गई। अच्छा, अगर मैं यहाँ पर बोल्डर लिखता हूँ ना, तो भी कुछ खास डिफरेंस नहीं आएगा, कुछ खास डिफरेंस नहीं हमें फील हुआ। ये बोल्डर बेसिकली तब ऑलमोस्ट अप्लाई हो रही होती है अगर हमारा पेरेंट है ना, पेरेंट,
उसमें अगर आपने बोल्ड यूज किया हुआ है, लाइक मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ये आपका पूरा का पूरा नैव बार है, इस नैव बार के अंदर आपने लिखा हुआ है फॉन्ट वेट बोल्डर बोल्ड। तो जब आप इस चाइल्ड के अंदर फॉन्ट वेट लगाओगे तो अगर आप बोल्डर यूज करोगे वो तब अप्लाई होगा। ठीक है, अब ये मैंने जो है ना बोल्ड अप्लाई किया, देखो बोल्ड और बोल्डर में अभी के लिए कोई डिफरेंस नहीं है। दूसरा एक और चीज पे भी ये डिपेंड कर रहे होते हैं, हमारी फॉन्ट फैमिली पे भी। अब ये जैसे फॉन्ट साइज है ना, इसी तरह से हम फॉन्ट फैमिली भी चेंज करते हैं। फॉन्ट फैमिली क्या होता है, जो आपका टेक्स्ट नजर आ रहा है ना, अब ये हमारे पास काफी सारी फॉन्ट फैमिली है। अगर MS वर्ड में आपने काम किया है तो आप वहाँ पे टेक्स्ट को सिलेक्ट करके फॉन्ट फैमिली को जब सिलेक्ट करते हो तो वो उसका स्टाइल, उसका थीम चेंज हो जाता है। आपने मोबाइल में भी ऐसे चेक किया होगा कि आप टेक्स्ट का थीम चेंज कर रहे होते हो, तो ये बेसिकली वही है फॉन्ट फैमिली। जैसे मैं यहाँ पर यूज कर लेता हूँ, ये यूज कर लेता हूँ गिल सैंस और ये सारा कुछ। तो ये देखें इनका फॉर्मेट चेंज हो गया, आपको फील हो रहा होगा। मैं इसको अभी के लिए कमेंट करता हूँ, ये देखो ये कुछ और तरीके से शो हो रहा था टेक्स्ट, अभी देखो ये इस तरह से शो हो रहा है। ठीक है, ये बहुत ही अच्छा अब लग रहा है। ठीक है, ये मैंने इस पे लगाया ना मेन्यू पे, मैं इस पे ना लगा के मैं अपनी पूरी की पूरी वेबसाइट पे ये लगाना चाहूंगा, तो मैं यहाँ पर इसको पेस्ट कर दूंगा स्टैरिक में। अब देखो ये पूरी की पूरी वेबसाइट पे अप्लाई होगा, पूरी की पूरी वेबसाइट में जितना भी हम काम करेंगे वो इसी फॉर्मेट में शो होगा। जब भी आपके पास वेबसाइट बनने के लिए आएगी ना, जब भी, तो आपका पूरा का पूरा जो डिजाइन होगा ना वो एक ही फॉर्मेट में होगा। तो आपको एक ही फॉन्ट साइज स्टैरिक में यूज कर देना तो पूरी वेबसाइट पे वो अप्लाई हो जाएगा। अब ये, जी शामिर कोई क्वेश्चन है आपका, हैंड रेज किया आपने? ये सारों के नाम में से कोई एक अप्लाई होती है एक वक्त में? नहीं नहीं, देखो मतलब क्या कहना चाह रहे हैं, ये वाली जो बात कर रहे हैं, मतलब फ़ॉन्ट फैमिली जो है ये बहुत 3-4 नाम है, इसमें से कोई एक अप्लाई होगी ना? ये बेसिकली अभी जो हमें शो हो रही होगी ना, ये इन सब का मिक्सचर यूज हो रही होगी। ठीक है, आपने इनको वैसे यूज करना नहीं है। ठीक है, अब आपने यूज किसको करना है, आपने गूगल फोन्ट्स को यूज करना है। गूगल फोन्ट होता है आई थिंक सो, हाँ गूगल फोन्ट। आपने गूगल फोन्ट को यूज करना है, वो भी मैं आपको, अगर आज पॉसिबल हुआ तो ये हमारा प्रोजेक्ट अगर कंप्लीट हो जाता है ना, मैं आपको बता दूंगा कि आपने गूगल फोन्ट से कैसे यूज करना है। जब आपको, लेट्स सपोज आपको फिग्मा डिजाइन क्लाइंट ने प्रोवाइड किया, ठीक है, उसमें आपका हर चीज लिखी होती है कि ये इसमें मैंने कौन सा फोन्ट यूज किया हुआ है, फॉन्ट फैमिली इसकी कौन सी यूज की हुई है। तो वहां से आप जो है ना फिर जाओ गूगल फॉन्ट पे, और मैं आपको एंड पे ये चीज बताता हूँ ना, अभी के लिए आप इस चीज को अभी स्किप कर सकते हैं। मैं आपको एंड में बताता हूँ कि गूगल फॉन्ट से आपने किस तरह से चीजों को पिक करना है, गूगल फॉन्ट्स को किस तरह से पिक करना है। ठीक है, तो ये मैंने फॉन्ट फैमिली अप्लाई कर दी। तो ये बेसिकली इनका मिक्सचर हमें शो हो रहा है, ये जितनी भी फॉन्ट फैमिलीज यहाँ पे शो हो रही है ना, इन सबको मिला के ये एक तरह का फॉर्मेट इन्हें जनरेट कर दिया हमें। ठीक है, हो सकता है कि एक ये जो बोल्ड है ये एक फैमिली की उसने पिक की हो, कोई फॉर्मेट उसने दूसरी फैमिली का पिक किया हो, ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है। ठीक है, बट ये है इन सब का मिक्सचर, ये जितने भी हमने फॉन्ट फैमिलीज यूज की हुई हैं। अच्छा, ये ऑलमोस्ट अभी के लिए कुछ बेहतर लग रहा है। मैं, हाँ हाँ, ठीक है, अभी के लिए ये ठीक है। तो मैं अभी के लिए क्या करता हूँ, ये जो हमारा बॉर्डर है इसको मैं कट कर देता हूँ। ये हमारा नैव बार क्रिएट हो चुका है। अब लेट्स सपोज ये जो लोगो है ना, उसमें वो ये चाह रहा है कि यार ये जो है ना जिशान जो लिखा हुआ है ना, इसका कलर क्रिम्सन हो या कोई भी और कलर हो। तो अब अगर आप, मैं जिससे पूछूंगा वो मुझे रिस्पॉन्स करे, कौन मुझे रिस्पॉन्स करेगा? रिमशा आप क्लास में हैं, काइंडली अगर आप अपना माइक अनम्यूट कर सकें तो आप रिस्पॉन्स कर सकते हैं। सर फॉन्ट कलर से शायद। नहीं नहीं, वो एक अलग चीज़ है। ठीक है, आप रिस्पॉन्स कर रहे हैं। मुझे आप ये बताएं कि अब मैंने इसके ऊपर जस्ट जिशान को कलर देना है, अगर मैंने पूरा मलिक जिशान को कलर देना होता तब मैं क्या करता, इस हेडिंग के ऊपर अप्लाई कर देता कलर। ये जो मेरी हेडिंग थी, नेवर हेडिंग, ये आपसे क्वेश्चन पूछने का ना जस्ट मकसद इतना है कि मैं समझाता रहूंगा ना उसका इतना फायदा नहीं होगा। ठीक है, जब आपसे क्वेश्चन पूछूंगा ना तो सारे एक्टिवली उसमें पार्टिसिपेट करने की ट्राई करेंगे, या इवन पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो एक्टिवली उसको सुनेंगे जरूर। हो सकता है अगली बारी हमारी आ जाए तो हम ये चीज सुन लें, तो वो चीजें फिर आपको भूलेंगी नहीं। ठीक है, अब मैंने अगर पूरी हेडिंग के ऊपर अप्लाई करना होता तब मैं क्या करता, इस पूरी की पूरी हेडिंग के ऊपर यहाँ पर आके कलर अप्लाई कर देता। लेट मैं आपको करके दिखा देता हूँ, COLOR कलर, ये मैं यूज कर लेता हूँ अभी के लिए क्रिम्सन। ये देखो इसका कलर चेंज हो गया, बट मैं जिशान का जस्ट करना चाह रहा हूँ। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं अप्लाई जब प्रॉपर्टी अप्लाई करता हूँ तो मैं किस पे करता हूँ, या तो टैग पे, या क्लास पे, या आईडी पे। तो क्या मैं इस जिशान को कोई सेपरेट टैग बना सकता हूँ?
देखो क्लास और आईडी दोनों किसी टैग पर अप्लाई हो सकते हैं, विदाउट टैग क्लास और आईडी का यूज नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो क्या हम इस निशान को किसी टैग में क्लोज कर सकते हैं? स्पैन टैग में। ओहो, खामोश रहें, जिससे क्वेश्चन पूछता हूं उनसे पूछने दिया करें ना। अब मेरी बात सुने, यहाँ पर अगर मैं लेट्स सपोज किसी भी टैग में इसको क्लोज करता हूँ, लेट्स सपोज मैंने इसको div में क्लोज कर दिया, ठीक है, यहाँ पर मैंने लिख दिया जिशान। अब ये क्या हुआ, ये जिशान नीचे पहुंच गया क्योंकि div 100% विड्थ को ले रहा है। ठीक है, तो मैं इसको div में क्लोज ही नहीं कर सकता। तो यहाँ पर हमें टैग तो हर हालत में यूज करना ही करना है, क्योंकि विदाउट टैग तो हम ना क्लास यूज कर सकते हैं, ना आईडी यूज कर सकते हैं, ना ही टैग का यूज कर सकते हैं। तो अब हमारे पास एक टैग होता है स्पैन का टैग। ये एक ऐसा टैग है जो टेक्स्ट को न्यू लाइन में नहीं लेके जाता, उसी लाइन में रख देता है। ठीक है, ये देखो अब हमारा उसी लाइन में रह गया। ठीक है, हमारा अगला वर्ड। अब इस स्पैन के ऊपर भी हम अप्लाई कर सकते हैं प्रॉपर्टीज। ये हमारी H5 यहाँ से स्टार्ट हो रही है, यहाँ पे एंड हो रही है, इस H5 के अंदर हमने स्पैन का यूज किया है। मीन्स दैट H5 के ऊपर हमने क्लास अप्लाई की हुई है नेव बार हेडिंग। तो अगर मैं कह दूं कि नेव बार हेडिंग का जो चाइल्ड है स्पैन टैग, तो प्रॉपर्टीज पे अप्लाई हो जाएगी, या फिर मैं इसको एक सेपरेटली क्लास भी दे सकता हूँ। तो अभी के लिए मैं इसको प्रायोरिटी दूंगा कि इस क्लास के अंदर हम इस चीज की भी आपकी प्रैक्टिस दोबारा से हो जाएगी। ये मैं क्लास को एक्सेस किया, उसके अंदर स्पैन के टैग को एक्सेस किया, इसका कलर मैंने कर दिया COLOR, कलर क्रिम्सन। ओके, अब देखो इसका कलर चेंज हो गया। ठीक है, तो अब ये बहुत प्यारा लग रहा है, ये हमारा नया बार क्रिएट हो चुका है। ठीक है, अब ये मुझे नया बार क्रिएट करने में मैक्सिमम कितना टाइम लग सकता है? मैक्सिमम मैक्सिमम मुझे अगर ज्यादा भी टाइम लग जाता है तो 4 से 5 मिनट। ठीक है, लेकिन इतना टाइम लगा के आपको समझाने का सिर्फ मकसद इतना है कि आपको अच्छे से समझ आ जाए। ठीक है, और उसके बाद अब हमने नेवर क्रिएट कर लिया है, उसके बाद अब हमें एक मेन कंटेनर क्रिएट करना है जिसके अंदर हमारा पूरा टेक्स्ट होगा। ठीक है, अब हम थोड़ा सा इसको फास्ट लेके चलेंगे चीज़ों को, ताकि ये हमारा बल्कि कंटेनर क्रिएटेड है पेरेंट कंटेनर, उसके अंदर हमारा चाइल्ड कंटेनर होगा और इसी के साथ हमारी इमेज होगी। ठीक है, तो हम ये हमारा जो चाइल्ड कंटेनर है इसके अंदर हमें सबसे पहले एक हेडिंग चाहिए, H3 हेडिंग, और इसके अंदर मैं लिख दूंगा, लेट्स सपोज मैं अपने बारे में ये लिख देता हूँ, मन स्टैक डेवलपर। ठीक है, और इसके बाद मैं एक पैराग्राफ लिखता हूँ, और मैं एक डमी से पैराग्राफ ले लेता हूँ, लिखने की मुझे ज़रूरत नहीं है। आपने जो करना है, आपने जो टास्क सबमिट करवाना था उसमें आपने अपनी डिटेल यहाँ पर लिखनी थी कि मैं किस यूनिवर्सिटी से हूँ, कौन से सेमेस्टर से हूँ, कौन सी डिग्री है वो। अभी के लिए मैंने पैराग्राफ में जस्ट एक डमी सा पैराग्राफ ले लिया, और उसके बाद मैंने एक बटन ले लिया। ठीक है, और बटन में मैंने लिख दिया लेट्स सपोज सबमिट, और इसको मैंने एक क्लास दे दी BTN करके। वैसे भी हम इसको एक्सेस कर सकते हैं टैग के थ्रू, बट मैंने इसको क्लास दे दी। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा, सबसे पहली बात मैं चाइल्ड कंटेनर के ऊपर जरा बॉर्डर अप्लाई करता हूँ, ताकि मुझे पता चले। मुझे पता होता है बट मैं बॉर्डर अप्लाई इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको भी इन चीज़ों की समझ आए। ठीक है, बॉर्डर 2px सॉलिड ब्लैक। ओके, BLAC। अब ये हमारा ये इतना है। ठीक है, हमें क्या करना है, हाफ में लेके आना है। हाफ में हमारा ये टेक्स्ट होगा, हाफ में हमारी इमेज होगी। ठीक है, तो मैं इस पूरे चाइल्ड अभी के लिए जो मेरा पेरेंट कंटेनर है ना, सबसे पहली बात तो मैं अपने पेरेंट जो था, पेरेंट कंटेनर, इसकी मैं हाइट सेट कर देता हूँ, विड्थ में इसकी कर देता हूँ 100%। ठीक है, 100%, और हाइट में इसकी कर देता हूँ अच्छा ये देखो, ये देखो, विथ 100%, सॉरी 100% नॉट पिक्सल, ये। ओके, अब उसके बाद मैं इसकी हाइट जो है ना, ये मैं चाह रहा हूँ पूरी की पूरी स्क्रीन पर यहाँ तक शो हो। तो ये ऊपर की जो स्क्रीन है ना, अब देखो दो चीजें आपने याद रखनी है। ठीक है, जब आपने हाइट लिखनी है ना, तब आपने अगर स्क्रीन के हिसाब से कवर करना चाह रहे हो, अब मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे मैं विड्थ पूरी की पूरी स्क्रीन लेना चाह रहा हूँ तो मैंने 100% ले लिया। इसका दूसरा तरीका क्या है, 100 VW। ठीक है, ये W से आपने विड्थ को याद रखना है। 100 VW लिख दिया तो इसका मतलब पूरी की पूरी स्क्रीन। हाइट अगर मैं कर देता हूँ 100 VH, H स्टैंड फॉर हाइट,
तो अब ये पूरी की पूरी हाइट स्क्रीन को ले लेगा। 100 VH पेरेंट कंटेनर को दिया, और मैं ये बॉर्डर पेरेंट कंटेनर में डाल देता हूँ। सॉरी, बॉर्डर टू पी एक्स सॉलिड शिट यार। ओके, ये देखो अब ये हमारा 100% स्क्रीन कवर कर रहा है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें नीचे से आपको बॉर्डर शो होना स्टार्ट हो जाएगा। ये थोड़ा सा ना नीचे से स्क्रोलर आ रहा है, तो उसकी वजह से हमारा जो है ना वो बढ़ रहा है। स्क्रोलर क्यों आ रहा है? मैंने 100 VW विड्थ रख दी, तो ये जो हमारा बॉर्डर यहाँ से 2px का आ रहा है और यहाँ से 2px का आ रहा है, ये 4px हमारा कम हो गया। तो इसके फार्मूला के थ्रू भी हम यूज कर सकते हैं, बट अभी के लिए मैं वहां पे नहीं जाऊंगा फार्मूला में। मैं इसको सॉरी, इसको नहीं, विड्थ को मैं इसको 99 VH कर देता हूँ, VW सॉरी, 99 VW। थोड़ा सा और कम कर देख लेते हैं। ओके, ये अब हमारी ठीक हो गई है। ठीक है, अब देखो दूसरी दोनों तरफ से आपको ये नजर आ रहे हैं। अब देखो, ये देखो आपको ये 100 VW हाइट नजर आएगी। ये नीचे से आपको बॉर्डर ये देखो नजर आ गया। ठीक है, तो ये हमारी 100 VH पूरी की पूरी स्क्रीन होती है, हाइट। अब मैं चाह रहा हूँ कि ये ऊपर की जगह छोड़ के बाकी नीचे ये जो स्क्रीन बच रही है ना 10 इतनी हो। तो मैं इसकी हाइट जरा करता हूँ 85 VH। अभी के लिए थोड़ी सी ज्यादा है, जस्ट मैं 1 कम करूंगा, 84 करूंगा। थोड़ी सी और कम, 83। ओके, ये देखें अब 100% बन चुकी है। अब ये हमारा जो है ना स्क्रॉल वगैरह भी नहीं हो रहा, ये आपको नीचे से बॉर्डर नजर आ रहा होगा। ठीक है, अब मैंने इसको ये जो हमारा चाइल्ड था, इसकी मैं जो है ना यहाँ पर इसको, अब ये मेरा काम खत्म हो गया, मैं इसकी बॉर्डर कट करता हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। तो ये हमारा चाइल्ड ऐप के लिए। मैं इसकी विड्थ जो है ना, इसको भी मैं बॉर्डर अप्लाई करके रख देता हूँ ताकि हमें चीज़ें अंडरस्टैंड करने में आसानी होगी। बॉर्डर 2px सॉलिड ब्लैक। ओके, ओके, ये हमारा पूरा का पूरा पेरेंट है और ये हमारा चाइल्ड है। अब मैं इसको क्या करता हूँ, चाइल्ड की विड्थ मैं कर देता हूँ 45 VW। ओके, ये हमारा इतना आ गया। ठीक है, अब मैं इसको क्या करूंगा, टेक्स्ट लाइन सेंटर कर दूंगा। ये हमारे सेंटर में आ गए। ठीक है, उसके बाद मैं इसका मार्जिन टॉप यूज करूंगा अभी के लिए। मार्जिन टॉप 100 px। 100 px ज्यादा हो गया, 50 px यूज कर लेते हैं। ओके, मैं इनके बॉर्डर जरा हटाता हूँ। ये हमारा सेंटर में आ गया। ठीक है, ओके, अगर आपको ऐसे ठीक लग रहा है तो भी सही है। अगर आपको ऐसे ठीक नहीं लग रहा तो आप इसको स्टार्ट से भी स्टार्ट करवा सकते हैं, मतलब टेक्स्ट लाइन जो आपका स्टार्ट था इस तरह से भी रख सकते हैं, ऐसे। ठीक है, जैसे आपको सूटेबल लगे। फिर आप जो है ना इसको थोड़ा सा मार्जिन लेफ्ट दे देंगे ताकि ये दीवार से थोड़ा सा हट जाए, बॉक्स की दीवार से। 100 px मैंने लेट्स सपोज दे दिया, थोड़ा सा कम करना चाहिए, मुझे 50 रखनी चाहिए। ओके, अब ये ठीक लग रहा है आपको। अगर इस तरह से लेफ्ट लाइन में ठीक लग रहा है तो आप इस तरह से मैनेज कर लें, अगर आपको सेंटर में ठीक लग रहा है तो आप उस तरह से कर सकते हैं। 50 px भी मुझे नहीं करना चाहिए। मैं ये काम नहीं करूंगा, मैं इससे बेहतर है कि मेरा जो पेरेंट है इसको मैं पैडिंग दे दूं। पैडिंग दे देता हूं मैं टॉप और बॉटम से 0 px, और लेफ्ट राइट से मैं इसको दे देता हूँ 20 px। इसी के साथ साथ मुझे बॉक्स साइजिंग भी यूज करनी पड़ेगी, बॉक्स साइजिंग, ताकि इसका साइज इंक्रीज ना हो। ओके, ओके, अब ये ठीक हो गया। ठीक है, ओके, मैं इसका जरा ये बॉर्डर भी हटा देता हूँ। ये देखें, अब ये मेरा सेंटर में हो गया। अब यहाँ पर हमें इमेज चाहिए एक, और अब ये हमारा जो चाइल्ड है, ये इसने विड्थ इतनी कवर की हुई है, मैं इसको कर देता हूँ यहाँ से फ्लोट लेफ्ट। अभी मैं इसको नहीं करता, आपको मैं करके दिखाता हूँ तो उसके बाद हम इसको देखेंगे। इसके बाद हमने इमेज यूज करनी है। मैं ज़रा चेक कर लूँ हमारी यहाँ पर इमेज कोई पड़ी है, डॉट स्लैश, और ये इमेज डॉट पीएनजी। अभी के लिए मैं इसी इमेज को यूज़ कर लेता हूँ। आपको मैंने बोला था वो एक स्ट्रक्चर टाइप जो इमेज हो उसको यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी लोगों ने अच्छी अच्छी इमेजेस यूज़ की हैं। तो ये देखें यहाँ पर हमारी इमेज आ गई है। मैं इस इमेज को अब बेसिकली, ये मेरी पेरेंट चाइल्ड के अंदर इमेज पड़ी है। आपने इस चीज़ को गौर करना है, ये जो चाइल्ड इमेज है
चाइल्ड कंटेनर है और ये जो इमेज है ये सिबलिंग है एक दूसरे के, ठीक है। और इनका पेरेंट जो है ना वो भी ये पेरेंट चाइल्ड कंटेनर है, ठीक है। अगर आपका कोड जो है ना वो आगे पीछे हो गया और आपको समझ नहीं आ रही, तो आपने राइट क्लिक करना है और यहाँ पर फॉर्मेट डॉक्यूमेंट इस पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली तुम्हारा कोड फॉर्मेट हो गया। अब तुम्हें समझ आ रही होगी बेसिकली कि ये देखो, ये आपका डिव था, चाइल्ड डिव, और इससे बाहर ये इमेज, ये दोनों आपस में सिबलिंग है। और ये जो इनका पेरेंट डिव है ये है हमारा पेरेंट कंटेनर। ओके, मैं इसको कॉपी करता हूँ और ये स्टाइल डॉट सी एस एस में एक्चुअली मैं करना क्या चाह रहा था, पेरेंट कंटेनर को ओके, हाँ मैं इमेज को एक्सेस करना चाह रहा था। तो मैं पेरेंट कंटेनर की ये जो इमेज है मैं कह रहा हूँ इसकी विड्थ हाइट सेट कर दो। विड्थ इसकी मैं कर देता हूँ 400 पिक्सल और हाइट इसकी मैं कर देता हूँ 250 px। ओके, 300, 200, थोड़ी सी आई थिंक सो और कम करनी चाहिए हमें, 250 कर देते हैं हम इसको। और इसको भी मैं कर देता हूँ 180। अभी ठीक है। अब मैं इसको, अब देखो ये ऊपर नीचे आ रहे हैं, तो मैं इसको क्या करूँगा, फ्लोट लेफ्ट कर दूंगा। फ्लोट लेफ्ट कर दिया मैंने, और इसको मैं कर दूंगा फ्लोट राइट, ताकि ये दीवार जो सॉरी ये जो स्पेस है ये मिड में बचे, ये इस साइड में ना बचे। जैसे यहाँ पर मार्जिन आया हुआ है, पैडिंग आई हुई है, इस तरफ से भी पैडिंग ऑटोमेटिकली आई होगी, क्योंकि ये जो मेरा पेरेंट था मैंने उसको दिया है, ठीक है। और इसके बाद हम जो है क्या करेंगे, हम इमेज को क्या कर चाह रहे थे, हाँ इमेज को हम फ्लोट राइट करेंगे। फ्लोट राइट। एग्जैक्टली, फ्लोट राइट, ठीक है। तो ये हमारी इस तरफ चलेगी। अब जैसे मैंने इस डिब्बे को, इस बॉक्स को, इस हमारे कंटेनर को, चाइल्ड कंटेनर को थोड़ा सा मार्जिन टॉप दिया था नीचे करने के लिए, हम इसको भी थोड़ा सा देंगे इमेज को, ठीक है। तो मैं इसको देता हूँ ज़रा ये मार्जिन टॉप, और मैंने दे दिया लेट्स सपोज 50 px। लेट मी चेक, ज़्यादा हो गया है ये काफ़ी, 30 px में यूज़ करूँगा। ओके, दैट्स लुकिंग ग्रेट। इमेज अभी के लिए हमारी अच्छी नहीं है इसलिए ये कुछ बेहतर नहीं लग रहा, उसके अलावा हमारी वेबसाइट जो है ना वो काफ़ी गुड लुकिंग बन चुकी है। तो ये हमें इमेज अगर थोड़ी सी हम अच्छी यूज़ कर लें तो ये ठीक हो जाएगा। अच्छा, अच्छा ये आपको लग रहा है, आपको ये नज़र आ रहा है इमेज आपकी ना थोड़ी थोड़ी स्ट्रेच हो गई है, ठीक है, खींची गई है। तो इसका एक सोल्यूशन होता है, यहाँ पर एक प्रॉपर्टी आपने अप्लाई करनी होती है, ऑब्जेक्ट फिट। ऑब्जेक्ट फिट अगर मैं कवर कर देता हूँ, अब ये स्ट्रेच नहीं होगी, जो उसकी ओरिजिनल विड्थ और हाइट थी वो बन गई, बट हमारी जो इमेज थी ना वो थोड़ी थोड़ी कट हो गई, जो ओवरफ्लो हो रही थी, ठीक है। अगर मैं इसको कंटेन यूज कर लेता हूँ तो ये इसने क्या करेगा, अब पूरा का पूरा इमेज डिस्प्ले होगी, बट जो हमारी स्ट्रेच हो रही थी ना वो वाइट स्पेस में चेंज हो जाएगी। ये देखो, मेरी आवाज आ रही है ना क्लियर? जी सर, आवाज आ रही है। ओके ओके। अब ये कंटेन में क्या हुआ, उसने जो विड्थ में स्ट्रेच हो रही थी हॉरिजेंटली उसको इक्वल कर दिया, और हॉरिजेंटली उसको सॉरी वर्टिकली उसको थोड़ा सा क्लोज कर दिया, और यहाँ पर स्पेसेस, वाइट स्पेसेस जो अभी के लिए हमें नजर नहीं आ रही, तो वो उसने डिस्प्ले करवा दी, ठीक है। अब ये जो है ना हमारी वेबसाइट रेडी हो चुकी है। अगर मैं इस बटन को थोड़ा सा सेट करना चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ। मैं यहाँ पर डॉट बीटीएन करके अगर मैं कर दूं इसको दरमियान में लेके आना चाहूँ, तो मैं इसको अभी के लिए क्या प्रॉपर्टी अप्लाई करूंगा, मार्जिन लेफ्ट लगा के मैं इसको कर देता हूँ -40%। ओके, ये कहाँ चला गया, मार्जिन लेफ्ट करके -40% मैंने किया। ओ नो सॉरी, नॉट माइनस, +40%। ओके, ये दरमियान में आ गया ऑलमोस्ट। ओके, ऑलमोस्ट ये दरमियान में आ चुका है। इसको आगे पीछे करना चाहें तो आप कर सकते हैं। और मैं इसको थोड़ा सा पैडिंग अप्लाई करूंगा। पैडिंग टॉप से मैं इसको दूंगा 5 px, और लेफ्ट राइट से मैं इसको दूंगा 20 px। ओके, 5 ये ज़्यादा है, 2 कर देंगे हम। ओके, अभी ये अच्छा लग रहा है। मैं इसको अभी के लिए अब 40 ना करके मैं इसको 30 कर दूंगा।
40 35। ओके, तो ये हमारा बटन बन गया। थोड़ा सा मैं इसको मार्जिन दूंगा टॉप से, ताकि ये टेक्स्ट से थोड़ा सा नीचे आ जाए। तो मैं इसको दे देता हूँ 10 px। ओके, आपने ना एक चीज का ख्याल रखना है कि स्पेसिंग जो है ना वो बहुत मैटर कर रही होती है वेबसाइट के अंदर। अब आप देख रहे हैं कि मेरी जो वेबसाइट अब तक बनी है ना, यहाँ पे स्पेस देखें, जितनी आपको यहाँ पे स्पेस नजर आ रही है ना, इतनी स्पेस आपकी नीचे होनी चाहिए। अभी के लिए बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं है, क्योंकि हम एग्जैक्ट फॉर्मेट को यूज नहीं कर रहे, एग्जैक्ट चीजों को यूज नहीं कर रहे, एग्जैक्ट सीएसएस की प्रॉपर्टीज का यूज नहीं कर रहे, हम एग्जैक्ट इमेज पिक नहीं कर रहे। ठीक है, तो ये चीजें कवर होंगी, बट ये वाली जो स्पेस है ना, अगर आपने यहाँ पर इतनी स्पेस की है ना, तो इसको मेंटेन करो। ये हमारा नेक्स्ट सेक्शन आया, जो हमारा अगला सेक्शन आए, उन इन दोनों सेक्शंस के दरमियान भी इतनी स्पेस होनी चाहिए। ठीक है, तो इन चीजों का आपने कवर करना है। ये देखो, मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि क्लास में सिर्फ और सिर्फ 6 लोग हैं, जिसमें से एक मैं हूँ, बाकी 5 लोग बचे हुए हैं। हद हो गई। सर, मार्जिन के अलावा जो ऑटोमेटिक अलाइनमेंट के लिए प्रॉपर्टी यूज होती है वो कैसे करेंगे? हम देखेंगे वन बाय वन भाई। अभी के लिए आप जो है मार्जिन पैडिंग का यूज करें। हम अभी के लिए, क्योंकि हमने इतना पढ़ा था, तो हम इनका यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो जब हम आगे इसको फॉरवर्ड करेंगे ना और एडवांस चीजें सीखेंगे, फिर उससे भी हम ये चीज करेंगे। अब आपने देखा ये वेबसाइट आपकी कितनी देर में बनी है, ये वाला जो थोड़ा सा क्या कहते हैं डिजाइन था। ठीक है, अगर मैं आपको ना समझाता और अकेले बैठ के बना लेता, तो जस्ट शायद मेरे 10 मिनट लगते। अगर यही चीज मैं एडवांस चीजों से बनाता, तो मेरे शायद 2 मिनट लगते। बस इतना माइनर सा काम था मेरा, बल्कि शायद 2 मिनट भी पूरे ना लगते। ठीक है, तो इनशाला आपको वो चीज़ें समझ आ जाएंगी जब हम 1 by 1 करेंगे। तो हमारी ये चीज़ जो है ना हो गई है। इसी तरह से मैंने दूसरा कार्ड का टास्क दिया था कि इसका नेक्स्ट पेज आपने कार्ड का बनाना है। ठीक है, तो उसमें क्या था, ये एक कार्ड था, ये दूसरा कार्ड था, ये तीसरा कार्ड था। तो आपने क्या करना था, एक बड़ा डिव लो, उसके अंदर 3 डिव लो। या आप ऐसा भी कर सकते हैं, एक डिव बना के उसी को 3 बार रिपीट कर दो, पेस्ट कर दो उसमें। उसके अंदर आपने एक इमेज लेनी थी, एक हेडिंग लेनी थी और टेक्स्ट लेना था। फिर इमेज लेनी थी, हेडिंग लेनी थी और टेक्स्ट लेना था हर बॉक्सेस के अंदर। इमेज की आपने विड्थ हाइट इक्वल इक्वल करके, लाइक 50-50 px करके, आपने उसकी बॉर्डर रेडियस 50% करना था, तो वो बिल्कुल सर्कुलर शेप में गोल हो जानी थी। इसी तरह से हेडिंग को और टेक्स्ट को आपने बिल्कुल अलाइन सेंटर कर देना था, और आपका वो डिजाइन रेडी है। अगर आप बैकग्राउंड में कोई कलर वगैरह देना चाहे तो वो देख सकते हैं, दे सकते हैं। ठीक है, इसके भी अगर कोई बैकग्राउंड में मैं कलर देना चाहूँ, तो मैं इसके अभी के लिए क्या करता हूँ, स्टेरिक में ही कलर दे देता हूँ, बीजीसी। और मैं इसको कर देता हूँ एक्वा, यूज करके देख लेते हैं हम लोग। ओके, अभी ये ठीक लग रहा है, सही है। आप इसको अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हो। अगर आपको ये ठीक ना लगे तो आप इसको चेंज भी कर सकते हो। ठीक है, ओके। आई थिंक सो ये आज के लिए काफ़ी है। काफ़ी लोगों के लिए तो यार ये बिगनर चीज़ें होंगी बिगनिंग में, क्योंकि उनको ये चीज़ें पहले से आती हैं। बट ये आपको समझाना मेरे लिए ज़रूरी था, क्योंकि काफ़ी लोग हैं जिनको ये चीज़ें नहीं आती। ठीक है, तो